गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जय खाटू श्याम की। चलते हैं। हाँ जी, आज बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की। सर क्यों बात करें, हम तो निकलना चाह रहे बात, आप जबरदस्ती रोज बात कराने आ जाते हो। इधर क्लियर सुनिए। हाँ जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जरा ध्यान दे प्लीज, कि जब मैं इशू की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? इशू की। तो इशू से पहले हम क्या कर चुके होते हैं? बताओ, इशू से पहले हम क्या कर चुके होते हैं और इशू के बाद हमें क्या करना होता है? तो ये दो चीजें समझिए। इशू से पहले हम कर चुके होते हैं और इशू के बाद हमें क्या करना होता है। यानी कि इशू एक मिडिल पॉइंट समझ लो। क्या समझ लो? इशू को एक इससे पहले इससे बाद समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इशू से पहले जी हमने कंसेप्ट पढ़ा प्रोस्पेक्टस। क्यों जी? यही पढ़ा था। और इशू के बाद हम कंसेप्ट पढ़ेंगे अलॉटमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर एग्जिस्टेंस में कब आता है, शेयर एग्जिस्टेंस में कब आता है, या वो गुड्स कब बनता है, दो चीजें समझ लो जरा ढंग से। मैंने क्या बोला मैंने? पहली चीजें क्या बोली? #1 और #2, या इसे ये मान लो ये अलॉटमेंट के इफेक्ट हैं। क्या है बेटा? पहला सिक्योरिटीज comes into existence। अलॉटमेंट से पहले सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती। यानी कि अस्तित्व में कब आती है, एक्चुअल उसका रूप कब बनता है? आफ्टर अलॉटमेंट। तो यहां से एक चीज समझ सकते हो, अलॉटमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द सिक्योरिटी कम इनटू द एग्जिस्टेंस। पहली चीज। दूसरी, सिक्योरिटीज बिकम गुड्स। क्या बन जाती हैं? गुड्स। तो ये एक चैन है बेटा। देखिए ये एक चैन है। सुनना मेरी बातों को। पहले एक सिक्योरिटी इशू होती है, इशू के बाद वो अलॉटमेंट होता है उसका। अलॉटमेंट के बाद, समझ रहे हो? अलॉटमेंट के बाद वो क्या बन जाती है? एग्जिस्टेंस में आ जाती है। और एग्जिस्टेंस में आ गई तो वो क्या बन जाती है? गुड्स। और कैसी प्रॉपर्टी बन जाती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये आपकी पढ़ी लिखी बातें हैं, बस उसे आज सिस्टम में डाल रहा हूं। एग्जिस्टेंस उसका असली रूप आया गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पता है ना तुम्हें? शेयर इज अ गुड्स, यस, आफ्टर अलॉटमेंट। क्योंकि बिफोर अलॉटमेंट सब कुछ वो गुड्स तो बनेगी या एग्जिस्टेंस में आएगी। ये सब कुछ किसकी वजह, किसके बाद होता है? ये किसके लीगल इफेक्ट है? अलॉटमेंट के लीगल इफेक्ट है। या ये मान लीजिए ये दोनों चीज किसके बाद आएगी? एग्री विद मी और नॉट? एक सिस्टम है, एक प्रॉपर सिस्टम है। तो सबसे पहले एक सिक्योरिटीज इशू होगी। क्या होगी? इशू। और इशू होने से पहले दोनों चीज, अगर पब्लिक इशू है तो प्रोस्पेक्टस, और नहीं है तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं इशू अलॉटमेंट को केवल ये मत समझ लेना
कि अलॉटमेंट केवल पब्लिक इश्यू में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे पब्लिक इश्यू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो, अलॉटमेंट के प्रोविजन दोनों पर एप्लीकेबल होते हैं। तो यहां इश्यू का मतलब क्या होगा बताइए जी? दोनों इश्यू, चाहे कौन सा इश्यू हो बेटा, पब्लिक इश्यू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो। पहले इतना बात समझे या नहीं समझे ये बताओ आप। और इज दैट क्लियर? समझे? तो जैसे हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? नॉर्मल देखो, अगर हम दिमाग लगाएं, हम पढ़ के आ रहे थे जी इशू दो तरीके का होता है। कौन से दो तरीके का? पब्लिक इशू होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। मैं तो कह रहा हूं एवरी इशू, चाहे बोनस इशू हो या राइट इशू हो। बात समझ में आई या नहीं आई? चाहे पब्लिक इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो। यहां हमने पढ़ा करा था जी, हाँ प्रोस्पेक्टस इशू होता है। क्या इशू होता है? यहां प्रोस्पेक्टस नहीं होता, नो प्रोस्पेक्टस। लेकिन एक चीज जो दोनों में कॉमन है, बताना क्या? दोनों में क्या करना पड़ेगा आपको? अलॉटमेंट करना पड़ेगा। ये चीज दोनों में क्या है? यानी कि सेक्शन, अलॉटमेंट का इकलौता सेक्शन है आपके कंपनी लॉ में, दैट इज सेक्शन 39। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो पहले रामायण पढ़ने से पहले लॉ क्या बोलता है, पहले उस कॉन्सेप्ट को हम टेक्निकली बिल्कुल क्लियर कर लें कि वो कॉन्सेप्ट किसके बाद आता है और उसका इफेक्ट क्या है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? आ गई? अब जब मैं अलॉटमेंट करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, तो मुझे दो प्रोविजन समझ लेने हैं। दो तरीके से अलॉटमेंट को समझना है। अलॉटमेंट का पहला एंगल, अलॉटमेंट का दूसरा एंगल। एक तो जो कानून लगेगा वो तो मेरी मजबूरी है, स्टैच्यूटरी प्रोविजन तो मेरी मजबूरी है, लेकिन जनरल प्रोविजन भी आते हैं अलॉटमेंट के ऊपर। कैसे प्रोविजन? मतलब जो कानून में नहीं लिखे हुए लेकिन आपको पूरे करने हैं। आई बात समझ में? यानी कि अलॉटमेंट के कॉन्सेप्ट को दो एंगल से पढ़ना है आपको। जब आप चाहे प्रैक्टिस में रहें या जॉब में जाएं, जब आप अलॉटमेंट कर रहे हो, अलॉटमेंट इसका मतलब इशू के बाद कर रहे हो। अलॉटमेंट किसके बाद कर रहे हो? इशू के बाद कर रहे हो। तो आपको दो तरीके से इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली क्लियर कर लेना है। एक तो मुझे अलॉटमेंट के जनरल प्रोविजन पूरे करने हैं। कौन से प्रोविजन? और एक मुझे अलॉटमेंट के स्टैच्यूटरी प्रोविजन तो करने ही करने हैं। बेटा जरा ध्यान दें, दो प्रोविजन, यानी कि अलॉटमेंट को दो एंगल से समझ लो आप। जब आप अलॉटमेंट कर रहे हो कंपनीज के अंदर तो दो एंगल से समझ लीजिए। इट इज एंगल फर्स्ट एंगल, इससे आपको टेक्निकली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंगल सेकंड, सर जी अलॉटमेंट के जनरल प्रोविजन क्या है? तो मैं तो कहता हूं जी चार प्रोविजन है। कंसेप्ट को समझना, पहले जनरली क्लियर कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? कितने? चार जनरल प्रोविजन है, कोई सेक्शन में नहीं लिखे हुए। अगर स्टैच्यूटरी प्रोविजन की बात करूं तो जी तीन। सर ये बात आप यहां लिखवा भी तो सकते थे अलग से, क्यों आपने तीन? ताकि याद रहे कि यहां कितनी बात लिखनी है, यहां कितनी बात लिखनी है। ऐसा ना हो पेपर में जनरल प्रोविजन को उठाया और किस में डाल दिया? स्टैच्यूटरी प्रोविजन में। पहला प्रोविजन जनरल, देखना जरा ढंग से समझना बेटा। हाँ जी, पहला प्रोविजन
सुनिए जरा, पहला अलॉटमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब क्या है? अलॉटमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब जब आप अलॉटमेंट कर रहे हो उस टाइम आप कोई कंडीशन नहीं लगाओगे कि मैं अलॉटमेंट जब करूंगा जब अगले इशू में तो इतने शेयर ले लियो। इस तरीके की कोई भी कंडीशन, प्रेसिडेंट कंडीशन अलॉटमेंट से पहले या सब्सिक्वेंट कंडीशन, कंडीशन दो रूप की हो सकती है, कोई भी कंडीशन आप नहीं लगा सकते क्योंकि अलॉटमेंट क्या होता है? अनकंडीशनल। बंदे ने आपको एप्लीकेशन मनी दी है, इसके बदले आप उसे अलॉटमेंट कर रहे हो, वो उसका राइट है। पॉइंट क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? दूसरा, अलॉटमेंट मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, मेड बाय, मतलब क्या है सर इसका? एक बैंक मैनेजर गया, उसने क्या करा? सिक्योरिटीज को अलॉटमेंट कर दिया, क्या ये वैलिड अलॉटमेंट है? नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर अथॉरिटी है ही नहीं। प्रॉपर अथॉरिटी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वो पर्सन जिन्हें ऑथराइज कर रखा है, किसने? बीओडी ने। यानी कि एक तरीके से एनी अनऑथराइज पर्सन कांट मेक अलॉटमेंट, कोई भी कैसा पर्सन? अनऑथराइज पर्सन। पॉइंट क्लियर हुआ? तीसरा, अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेट, कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर के वो पढ़े थे रूल, दो तो वहां से चुर गए। आई बात समझ में? कम्युनिकेट का क्या मतलब है? आपने अलॉटमेंट कर दिया। देखो एक बात को समझना, ये कंपनी है, ये कंपनी है और ये इन्वेस्टर है। सीक्वेंस से समझना, इसने एप्लीकेशन मनी दी कंपनी को, क्या दी बेटा? इसके बदले कंपनी ने इसे क्या करा? इसके बदले अलॉटमेंट कर दिया। बोले तो इस बंदे का नाम एज अ मेंबर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल दिया। इस बंदे को पता ही नहीं है, तो दो चीजें करनी है कंपनी को, एक तो इसके नाम अलॉटमेंट करना है और एक इस चीज को कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? अब कंपनी ने क्या करा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब कम्युनिकेट का क्या मतलब है? यहां पर कंपनी क्या देगी इस बंदे को? लेटर ऑफ। यहां तक की स्टोरी समझ लेना, मैं इस स्टोरी को और आगे ले जाऊंगा आने वाले टॉपिकों में। लेटर ऑफ अलॉटमेंट इसे दिया कि भाई हमने आपके नाम में इतनी सिक्योरिटीज अलॉट कर दी है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब कंपनी ने लेटर भेजा, लेकिन जो इसने एड्रेस दिया था एप्लीकेशन मनी पर, किसने? इन्वेस्टर ने, वो गलत था। तो क्या कंपनी की कोई सिरदर्दी है? कंपनी का काम था क्या? लेटर भेजना। वो इसे रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ये कंपनी की सिरदर्दी नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो जी पहला क्या है जी प्रिंसिपल? हाँ मैम, अलॉटमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। वेरी गुड। तीसरा, एक और रहेगा, मस्ट बी ना रीजनेबल टाइम। ये भी याद करो, ऑफर में था कि ऑफर अगर रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं होता है तो लैप्स हो जाता है। ऐसे ही अलॉटमेंट अगर रीजनेबल टाइम में कंपनी ने नहीं किया, समझ रहे हो, तो वो मर्जी है लोटी की कि उसे एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वो वॉइडेबल हो गया। ऐसे सीधी बात है ना, मैंने पैसा दिया आज, कंपनी अलॉटमेंट कर रही है 10 साल बाद। पॉइंट क्लियर हुआ?
समझ में आया नहीं आया? नहीं करा तो वो पैसे वापस ले लेगा। बिल्कुल ले लेगा यार, अलॉटमेंट तो करनी है कंपनी को, नहीं तो लोन बन गया वो कंपनी के ऊपर। और अगर वैसे भी आपको एक फ्रैंकली आगे की बात बता दूं, अगर 6 महीने तक एक कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती है तो उसे वो पैसा फिर डिपॉजिट में शो करना होता है बैलेंस शीट में, और आरओसी को बताना होता है। यानी कि ये बताना होता है कि ये वो पैसा है जो मेरे पास आज एप्लीकेशन में नहीं आया था, लेकिन मैंने पेंडिंग अलॉटमेंट बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। आगे कनेक्ट हो, इतना समझ में आया जी? चौथी बात क्या है जी, बताएं? रीजनेबल टाइम। परफेक्ट। अलॉटमेंट किसके अंदर होना चाहिए? रीजनेबल टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। 4 बातें लग गया जी? इट इज अ जनरल प्रोविजन का 4 कहते 4 याद रहेगा इसमें। हालांकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो कभी कभी केस स्टडी लग जाती है, और वो केस स्टडी एग्जामिनर स्टैच्यूटरी प्रोविजन से ना पूछकर जनरल प्रोविजन से पूछता है। इट इज क्लियर? एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जब मैं बात करता हूं जी स्टैच्यूटरी प्रोविजन की, किसकी बात करता हूं? कुछ पढ़ाई हुई बातें आने वाली हैं। पहला स्टैच्यूटरी प्रोविजन नंबर 1, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि जितना पैसा कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखा हुआ था, जिसके लिए अंडरराइटर अपॉइंट होता है, याद है? जिसके लिए क्या अपॉइंट होता है? अंडरराइटर। इंश्योरेंस अगेंस्ट मिनिमम। जितना पैसा कंपनी ने कहां लिखा हुआ एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कहां लिखा हुआ था? प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो फिर पैसा वापस करना पड़ेगा, रिटर्न। मतलब क्या है सर इसका? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सुन लीजिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि आप पब्लिक इशू लाने चाह रहे हो। हालांकि ये जो कंसेप्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, ये किस पे अप्लाई नहीं होता? प्राइवेट प्लेसमेंट पे। ऐसे समझ लो, क्योंकि इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है, नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है क्या? मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो वो अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कंपनी ने कहां लिख रखा है कि इतना तो नहीं आना चाहिए? प्रेस्क्राइब्ड अंडर प्रोस्पेक्टस। जब मैं सिक्योरिटी लॉ पढ़ाता हूं तो मैं बच्चे से पूछता हूं कि बच्चे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो बच्चा पता क्या कहता है जी? 90% होता है। मतलब जितना इश्यू किया है उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। मैंने कि ये बात कहां पढ़ी है बच्चे तूने? तो कहता जी मैंने वो कंपनीज एक्ट में पढ़ी है। कहां पढ़ी है? मैं आपको एक शर्त देता हूं
कि कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर साइलेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2(1) याद करना, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताई थी, ये चीज समझ लो। सेक्शन 2(1) एवरेज प्रोस्पेक्टस का क्या कहता है? सेबी की रेगुलेशन को दे रखे आईसीटी। क्या कहता है एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में? क्या कहता है कि इसमें वो सब फीचर होंगे जो कौन बताएगा? आईसीडीआर। यानी कि और आईसीडीआर क्या है? रेगुलेशन ऑफ सेबी है। मतलब एक तरीके से अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो 2(1) इज साइलेंट अबाउट द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। बोल किसके पाले में फेंक दी उसने? पॉइंट समझ में आया नहीं आया? आप जरा इधर आइए, दोबारा मैं कंसेप्ट पे जा रहा हूं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में भी क्या लिख दिया? कंपनियों के हिसाब से मिनिमम अमाउंट जो प्रेस्क्राइब्ड अंडर प्रोस्पेक्टस है। और प्रोस्पेक्टस किसके हिसाब से बन रहा है? प्रोस्पेक्टस किसके हिसाब से बन रहा है बच्चे? कंपनीज एक्ट के हिसाब से या आईसीडीआर के हिसाब से? नो, आईसीडीआर के हिसाब से। समझ में आया? कंपनी लोग क्या कह रहा है? कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कंपनीज एक्ट? एमएस वो होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो होगा जो प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा। किस में लिखा रहेगा? और प्रोस्पेक्टस, कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस का जो कंटेंट है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है या आईसीडीआर के हिसाब से होता है? तो घूम फिर के बात कहां आ गई? पॉइंट समझ में आया? जिग जिग बैल, चिक चिक बैल। लॉजिकली समझो, ये कंपनीज एक्ट का 2(1) है, ये प्रोस्पेक्टस है। ये क्या है? ये 2(1) है। क्या है? 2(1) है। ऐसे समझ लो, आजकल तो वीडियो में ऐसे करते ना, ये हम हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, और ये हमारी क्या हो रही है? पावरी हो रही है। ओके, अब इसे थोड़ा सा इसे अपने तरीके से समझिए, अपने स्वैग में समझिए। ठीक है, ये 2(1) है, ये प्रोस्पेक्टस है। ऐसे बनाते हैं ना वीडियो बनाने वाले। ये क्या है? 2(1) है। ये क्या है? प्रोस्पेक्टस है। और क्या कह रहा है 2(1)? प्रोस्पेक्टस में कंटेंट किसके हिसाब से होगा? आईसीडीआर के लिए भी लाओ यार कुछ। आईसीडीआर तो बड़ी चीज है, लाना भाई, कुछ लाना बच्चों। बोतल दे दो। हैं? बोतल दे दो। हाँ ये क्या है? ये क्या है? आईसीडीआर। इज इट क्लियर? क्या कह रहा है 2(1)? क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला के, इस प्रोस्पेक्टस में क्या होगा जो कौन बोलेगी? आईसीडीआर। यानी कि ये चीज 2(1) क्या हो गया प्रोस्पेक्टस को लेकर? साइलेंट। समझ में आया? समझ में आई बात या नहीं आई? इज इट क्लियर? जब कॉन्सेप्ट बताने हो ना तो रसोई में चला जाने चाहिए। बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, चमचे को, ये सेक्शन है, ये सेक्शन। हम थोड़े सीरियस है ना, तो थोड़े से पागल होते हैं नो। क्या कह रहे हो? तो थोड़े से पागल नहीं होते, सारे पागल। कल से किचन में पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ाई तो पढ़ाई है भाई, रेलवे स्टेशन पे पढ़ लो। ओके। और आपने एक बात देखी होगी, पेपर से पहले सबसे बेस्ट पढ़ाई ऑटो में होती है। ऑटो, बस। देख लेना, पता नहीं उस आधे घंटे में बच्चा क्या सोचता है कि सारे किले तोड़ लूंगा। तुम तो आज भी पढ़ाई नहीं करते नालायको। ये पढ़ने वाले बच्चों की बात है। उसमें आप इंटर एलिया इंक्लूड नहीं हो, है ना? मतलब पढ़ाई की जब भी बात होती है तो एक्सेप्ट यू, आप प्राइमी फेस या एक्सेप्शन में चले जाते हो। तीनों या एक कोई? नहीं, सारे। थैंक यू। ओके, आइए प्लीज। जब भी पढ़ाई के प्रोविजन के बारे में बात हो तो अपने आप को तो शुरू से ही एक्सेप्शन में भी नहीं छोड़ो, एक्सक्लूड ही कर लेना। क्या करो? देखिए जी, अब ऐसे याद करना। कैसे याद करोगे घर में जाके? ये 2(1) है, ये 2(1) है, ये प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस किसके कंटेंट क्या होगा? 2(1) की बात चलेगी, या ऐसा समझो 2(1) को मान लेना पापा, अपने आप को मान लो प्रोस्पेक्टस।
अब आप क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, इस पर पापा की तो कभी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? मम्मी की। मम्मी कौन है? आईसीडीआर। देख लो घर में वैसे भी पापा ही क्या पहनेंगे, ये इस पर भी किसकी चलती है? मम्मी की चलती है। चलिए जी यार, थोड़ा सा क्या अजीब पागलपन करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। ओके, आइए जी। अब इसका मतलब आईसीडीआर के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, एक एक चीज को बताने जा रहा हूं बेटा मैं। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहली बार में मुझे नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में भी नहीं आया। मैं भी तो तुम जैसे ही था, एक्सक्लूडिंग कैटेगरी में आता था पढ़ाई को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओगे। अब तुम्हें सोचना है। इट क्लियर? अब सुनिए, हाँ अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे, ये बात फैक्ट है। चलिए जी, इसका मतलब भैया कुल मिला के मिनिमम सब्सक्रिप्शन को भी किसने बताया? कुल मिला के जो क्या कह रहा है, 90% ऑफ ऑफर थ्रू, मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कॉन्सेप्ट एक प्याज की तरह है, एक लेयर उतारो दूसरी क्रिएट हो जाती है, दूसरी उतारो तीसरी क्रिएट हो जाती है। पहले समझो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी लोगों के हिसाब से क्या है? मिनिमम अमाउंट प्रेस्क्राइब अंडर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस किसके हिसाब से बन रहा है? आईसीडीआर के हिसाब से। आईसीडीआर ने क्या बताया कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा? 90%। आगे पूरा पढ़ो, प्रोविजन ऑफ ऑफर थ्रू ओवर डॉक्यूमेंट। ये क्या बला हो गई? अब ये ऑफर थ्रू ओवर डॉक्यूमेंट क्या? यहां तक आई बात? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होती हुई आई। चलिए, मुबारक हो, आपको आधा कॉन्सेप्ट आ गया। मुबारक हो आप खुश हो गए ना? मुबारक हो, आपको आधा कॉन्सेप्ट आ गया। चलते आगे की तरफ। एक चीज और समझ लो बेटा, ये जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये आप जब आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे ना, उस टाइम आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगी आईसीडीआर। बच्चा कहता है 50 पेज में आईसीडीआर है, हो तिगड़म। अरे भाई कॉन्सेप्ट पकड़ ले, एक आईसीडीआर अपने आप आती है। समझ रहे हो सर? वो है क्या? सुनिए, जब भी आप कोई पब्लिक इशू लेकर आते हो, क्या लेकर आते हो बच्चों? क्योंकि जब भी आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करोगे तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये तो बात मैंने आपको पहले दस्तक में बता दी थी ये बात। तो जब आप पब्लिक इशू ला रहे हो, क्या ला रहे हो? पब्लिक इशू। तो उसको दो तरीके से समझो। एक तो इसका पार्ट होता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। मुझे बहुत दिनों में समझ में आया, मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, जैसे मुझे समझ में आया मैं वैसे तो समझाऊंगा तुम्हें। चोरी तो कर नहीं सकता किसी का कॉन्सेप्ट। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। दूसरा बचा किसका पार्ट? पब्लिक का, जिसे मैं क्या बोलता हूं? नेट ऑफर टू पब्लिक। यानी कि पब्लिक इशू के पार्ट, पब्लिक इशू को दो पार्टों में बांटा जा सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2। मैं स्पून फीडिंग करा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है बिना इस स्पून फीडिंग के बिना जो आज आपका चल रहा है, गारंटी देता हूं ना तो आपको तरीके से कंपनी लो समझ में आएगा और ना ही तरीके से सिक्योरिटी लो समझ में आएगा। पिक्चर चलेंगी 3-3 घंटे की, लेकिन कब हीरो आया, कब प्यार हुआ, कब शादी हुई, कब विलन की एंट्री हुई, कब लास्ट में डिशुम डिशुम हुई, कौन मरा कौन जिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। नेट ऑफर टू पब्लिक बोले तो मान लो 1 करोड़ का इशू है बेटा। कितने का इशू है? और प्रमोटर ने ले लिए 30 लाख, तो पब्लिक के लिए कितने बचे? 70 लाख। एग्री? तो वो जो 90% देखना है वो इसका देखना है। सर इसका क्यों नहीं देखना?
इसका क्यों नहीं देखना, लॉजिक को समझो, इस वर्ड को समझो, पीछे जाओ फिर इस वर्ड को समझो। 90% ऑफ ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा, ऑफर डॉक्यूमेंट किसे दिया जाता है? प्रमोटर को दिया जाएगा क्या ऑफर डॉक्यूमेंट? उसकी तो ऑब्लिगेशन है। क्या है उसकी? ऑब्लिगेशन है, उसे तो लेने ही लेने पड़ेंगे इतने। ऑफर डॉक्यूमेंट किसे दिया जाएगा बताओ बच्चे? तो 90% किसका देखा जाएगा? एनओपी का। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? 90% किसका देखा जाएगा? क्यों? क्योंकि ऑफर डॉक्यूमेंट किसे दिया जाएगा बेटा बताइए जरा? प्रमोटरों को या पब्लिक को? पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? और अगर एमएस पूरा नहीं हुआ तो फिर भी पैसा वापस, फिर भी पैसा वापस। पॉइंट क्लियर हुआ? इट इज क्लियर? तो देखिए, दूसरा स्टैच्यूटरी प्रोविजन जो है वो कौन सा है? एप्लीकेशन मनी। कौन सी मनी? अब जरा पढ़ते हैं प्रोविजन को। क्या पता सचिन सर ने क्या कर दिया हो, गलत पढ़ा दिया हो। चले जरा पढ़ें, चलते हैं। तो यहां पर जो आपके सामने चार्ट चल रहा है, इस चार्ट में ये दोनों चीज कैसे प्रोविजन है बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी कैसे प्रोविजन है दोनों? जनरल प्रोविजन या स्टैच्यूटरी प्रोविजन? समझ में आया? पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं जर्नल प्रोविजन। कौन से प्रोविजन पढ़ा देता हूं बेटा? जर्नल प्रोविजन। पेज नंबर 79। उसी चार्ट के हिसाब से चलते हैं ना, जिस चार्ट के हिसाब से हमने बनाया है। हाँ जी, पहला प्रोविजन क्या था याद करो? क्या था भाई? पहला प्रोविजन क्या था? प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। दूसरा प्रोविजन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। तीसरा एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। चौथा कम्युनिकेट होना चाहिए। और देखो यहां पर एक वर्ड है, एक वर्ड को समझना बेटा, यहां से केस लो आ जाता है। पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट। पोस्टिंग, केवल पोस्टिंग, यह बात मैंने बताई थी। पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज अ वैलिड कम्युनिकेशन। अगर कंपनी ने केवल लेटर पोस्ट कर दिया अलॉटमेंट का तो कंपनी की साइड से प्रोविजन पूरा हो गया, वो चाहे उसे मिले या नहीं, क्योंकि भारतीय डाक विभाग की जिम्मेदारी कंपनी नहीं ले सकती। लॉजिक समझ में आ गया भाई? रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में जो डाकिया ले जा रहा था उसको क्या हो गया, वो कहां चला गया, वो उसकी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय डाक विभाग की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेगी। बस कंपनी का काम क्या है? केवल पोस्ट करना। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ जी, तो पहली चीज प्रॉपर अथॉरिटी। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है या कोई कमेटी हो सकती है डायरेक्टर्स की। इज इट क्लियर? कमेटी आप आगे पढ़ेंगे, ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, अंडर आगे सेक्शन 177 और 178 पढ़ेंगे आप डायरेक्टर में जाके। दूसरा रीजनेबल टाइम। तीसरा एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। और अलॉटमेंट कभी भी, देखो ये तो नॉर्मल बात है, किसी लॉ के प्रोविजन को नहीं तोड़ेगा, ये तो जनरल बात है। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? अब मैं बात करता हूं जी आपके स्टैच्यूटरी प्रोविजन की। जिसमें मैंने आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला प्रोविजन पढ़ा दिया था। दूसरा जो प्रोविजन था स्टैच्यूटरी प्रोविजन, वो क्या था? सिक्योरिटीज। क्या था प्रोविजन बेटा?
सिक्योरिटीज एप्लीकेशन मनी, जरा बताएंगे कम से कम शेयर पर कितना पैसा आ जाना चाहिए। मान लो आपने 100 रुपए का शेयर इशू किया है, कितने का, 100 रुपए का शेयर इशू करा है, कम से कम कितना पैसा इसका, 5%। नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर की, ये, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आ जानी चाहिए, कम से कम 5 रुपए। या कोई अदर परसेंटेज जो कि किसने प्रिस्क्राइब कर रखी हो, सेबी ने। पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक चीज समझो, मैंने क्या बताया था आपको, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं होता है तो कितने पीरियड के अंदर, 30 दिन के अंदर, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 90% ऑफ ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो कंपनी को पैसा मे रिटर्न है या शैल रिटर्न है, इफ एमएस लिख लीजिए, नीचे अलग से भी लिख लीजिए, इफ एमएस इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पीरियड ऑफ 30 days from the date of issue of prospectus, date of issue of prospectus, then sum received, जो बचा कुचा आया थोड़ा बहुत, sum received shall be returned within a period of 15 days from the closure of issue। बात को समझना, then sum received shall be returned within a period of 15 days from the closure of issue, within a period of 15 days from the closure of issue। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अगर एमएस रिसीव्ड नहीं हुआ 30 दिन के अंदर, तो जब से इशू क्लोज हुआ उसके 15 दिन के अंदर यह पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि आपका इशू फेल, इशू क्या हो गया, फेल। और अगर 15 दिन के अंदर आपने यह पैसा वापस नहीं किया तो फिर आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट से लग जाएगा, 15% के हिसाब से, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। समझ में आया। फिर कितना ब्याज लग गया बेटा आपका, इज दैट क्लियर। किस पैसे पे लगेगा आपका ये, जो आपको वापस करना था। क्यों करना था, क्योंकि आपका एमएस रिसीव्ड नहीं हुआ था कितने दिन के अंदर, तो ये जो बाकी जो रिसीव्ड हुआ था वो आपको क्या करना है, वापस करना है, वापस घर वापसी कर देनी है उसकी। ले जाओ भैया, दुर्गति हो गई, कंपनी का लॉन्च खराब, इश्यू खराब, कितने दिन के अंदर भैया, 15 दिन के अंदर इज्जत से लौटा दो। और अगर 15 दिन के अंदर इज्जत से नहीं लौटाया तो फिर पैसे के साथ आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज, वो भी कितने % के हिसाब से। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ। देखा एमएस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने अलॉटमेंट कर लिया, क्या कर लिया भाई, कर लिया अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट की रिटर्न आरओसी में फाइल नहीं करोगे भाई, अलॉटमेंट कर लिया, अलॉटमेंट के दोनों प्रोविजन आपने पूरे कर लिए, अलॉटमेंट कर लिया। अब क्या फाइल करोगे अलॉटमेंट की, रिटर्न, डिटेल। रिटर्न को क्या बोलते हैं, डिटेल। कहां फाइल करोगे, आरओसी में। इन कौन से फॉर्म में, पैस 3 में। इस पे केस लो है, मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। हाँ जी, whenever a company having a share capital makes any allotment of securities, itself file with the registrar a return of allotment,
क्या फाइल करेगी वो आरओसी में? कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म में? पैस 3। पैस की फुल फॉर्म क्या है? पैस की फुल फॉर्म क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। क्या है ये? एक तरीके का ई फॉर्म है। क्या है बेटा? अब इसकी अटैचमेंट क्या क्या होंगी? इस फॉर्म की क्या बेटा अटैचमेंट क्या क्या होंगी? इट इज क्लियर? हाँ जी। जिनको आपने अलॉट किया है, अलॉटीज का क्या नाम, एड्रेस, पता, कितनी सिक्योरिटीज अलॉट की हैं, किस कंसिडरेशन पर आपने अलॉट की हैं, और अगर आप बोनस शेयर अलॉट कर रहे हो, क्योंकि जब आप बोनस शेयर अलॉट करते हो तो क्या कोई पैसा लेते हो? नहीं लेते हो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है, तो वहां पर बोर्ड रिजोल्यूशन 20 के साथ जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो कितनी अटैचमेंट हुई? बेसिकली 4। किसको अलॉट किया, उनका नाम पता, कितना अलॉट किया, कंसिडरेशन क्या लिया अलॉटमेंट के बदले, पूरी डिटेल, और अगर बोनस शेयर है तो उनका क्या बेटा रिजोल्यूशन। ये आपको कहां बताना है? कहां बताना है? कहां? आरओसी में। कहां लिखा हुआ है बेटा? से भी कहां लिखा हुआ बच्चे? ये आपको 3 केस लॉज मैं होमवर्क में दे रहा हूं जो सामने है, बिल्कुल फटाफट लिखिए, ये आपको पढ़कर आने हैं। इट इज अ होमवर्क, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जरूर। एक केस लो मैं क्लास में पूछता हूं, आपसे पूछ लूं, और जरूर पढ़कर आने हैं। ओके? अब मैं आपसे कुछ क्लास के केस, एक केस लो पूछता हूं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने पहले अपने शेयर का फोरफीचर किया। क्या किया? पूरी स्टोरी समझना। इट इज अ केस स्टडी। अलॉटमेंट से है, और ये एग्जाम में आई हुई केस स्टडी है बेटा। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने पहले अपने शेयर्स का फोरफीचर किया। फोरफीचर क्यों करता है भाई? कंपनी फोरफीचर क्यों करती है? जब कोल्ड मनी पेड नहीं होती, और फोरफीचर करके इनको रीइश्यू किया। कर सकती है, नहीं कर सकती? पहले यहां तक कि फैक्ट समझे। फैक्ट्स 1 क्या था? कंपनी ने पहले शेयर को क्या किया? फोरफीचर किया। इट इज अ फैक्ट्स 1। फैक्ट 2 क्या था? रीइश्यू किया। कर लिया जी रीइश्यू। अब कंपनी ने क्या करना होता है एज पर द लॉ? अगर आप शेयर को अलॉट करते हो तो क्या करना होता है? आरओसी में कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन सिंपल टर्म क्या बोलते हैं, जिसे हम रिटर्न ऑफ, रिटर्न किसकी? अलॉटमेंट की। कितने दिन के अंदर? ये नहीं किया कंपनी। बताना कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया? आपसे पूछता हूं, क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया?
क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया सेक्शन 39 के अंदर? हाँ जी बिल्कुल मैम, बताएं, बताओ सत्यम, क्या ओपिनियन है आपकी प्लीज, जो भी है बताएं। बेटा ये केस स्टडी ऐसे ही आती हैं, ये वन टाइम में नहीं आती कभी भी। लो लो बेटा, लो मैम आप उसे दो, जल्दी जल्दी करो। पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ। हाँ जी लगाइए दिमाग, बताइए, आगे आओ भाई। क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया 39 में? हाँ किया। किया? तो तेज बोलो ना, किया। आपकी जगह तो मेरी है, किया। किया। हाँ मैम जी, मैम को माइक दें। क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया 39 में? नहीं। क्यों नहीं किया सर 30 डेज के अंदर उसे रिटर्न ही तो करना था सर। हाँ वो नहीं फाइल की, नहीं किया ना सर, वो नहीं कर पाई, वो कंपनी ने फाइल नहीं की तो डिफॉल्ट थोड़ी ना हुआ वो। लो क्या कहता है, लो क्या कहता है, जब भी आप कोई अलॉटमेंट करते हो, क्या कहता है 39 सेक्शन 39 क्या कहता है, जब भी आप कोई अलॉटमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको 30 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी होती है। कौन से ई फॉर्म में? पैस 3 में। इस प्रेजेंट केस में एबीसी ने शेयर को रीइश्यू किया फॉरफीचर के बाद, लेकिन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये 39 के अंदर डिफॉल्ट हुआ? आपने बोला यस। नहीं हुआ, आप गलत हो। पूछो क्यों? क्योंकि वर्ड को पकड़ो, जो रीइश्यू वर्ड है, कौन सा वर्ड है भाई? यही तो वर्ड था, रीइश्यू। नो न्यू शेयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कोई नया शेयर आया क्या एग्जिस्टेंस में? तो जब नया ही शेयर नहीं आया तो क्या कोई नया अलॉटमेंट हुआ? तो जब अलॉटमेंट ही नहीं हुआ तो क्या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की जरूरत ही क्या पड़ी? समझ में आया? समझ लो। आप कभी भी याद रखना, आप कभी भी शेयर को इश्यू करते हो, किसी भी शेयर को इश्यू करते हो, चाहे वो आपका पब्लिक इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो या राइट इशू हो, सब में नया शेयर एग्जिस्टेंस में आता है। या आपका, आप आगे पढ़ोगे, स्वेट इक्विटी हो जो एम्प्लॉय को इशू होता है, या आपका बोनस शेयर हो, सब में क्या आता है? इन सारे केसेस में क्या होता है? न्यू शेयर इन एग्जिस्टेंस में आता है। आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ आप। एक्सेप्ट बताओ, एक्सेप्ट री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो जब नया शेयर एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ रहा, जब नया शेयर एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ रहा, तो अलॉटमेंट का मतलब ही क्या हुआ? तो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस क्या कोई नया शेयर एग्जिस्टेंस में आ रहा था? तो जब एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ रहा था तो कंपनी ने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ही फाइल नहीं की। तो वेदर इट इज ए डिफॉल्ट, आंसर विल बी नो। पॉइंट क्लियर? ये केस स्टडी कई बार आई हुई है, बताना कहां हार्ड है, क्योंकि ये इशू वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है? री इशू। इसका मतलब जो चीज आप पहले इशू कर चुके हो, जो चीज अलॉट हो चुकी थी। और एक चीज और बता दूं आपको, एक टेक्निकली चीज याद रखना बेटा, इस चीज को, इशू और री इशू में एक अंतर होता है। जब आप इशू करते हो तो C2I ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि इसी टाइम, इशू के टाइम वो शेयर एग्जिस्टेंस में आ चुका था। जब एग्जिस्टेंस में आ गया था तो अलॉटमेंट हो गया था, तो उसकी रिटर्न चली गई थी। अब जब आप इसी शेयर को फॉरफिट करके क्या कर रहे हो?
तो क्या नया शेयर एग्जिस्टेंस में आया? पॉइंट क्लियर? तो बच्चे 39 जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसे पढ़ोगे उसी तरीके से कि अलॉटमेंट, जनरल प्रिंसिपल और स्टैच्यूटरी प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।